हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के विकास में दो बिंदुओं का मुख्य रूप से योगदान रहा। नंबर एक, डी ब्रोगली का सिद्धांत और नंबर दो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या है उसको समझने से पहले हम बात करेंगे क्वांटम यांत्रिकी की। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें द्वैत प्रकृति दर्शाने वाली अति सूक्ष्म वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा दिया गया, जिसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। इसको मैं यहां पर नोट कर रहा हूं। क्वांटम यांत्रिकी क्या है? तो जो क्वांटम मैकेनिक है यानी क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान जिसमें द्वैत प्रकृति यानी कणी और तरंगी दोनों द्वैत प्रकृति दर्शाने वाली सूक्ष्म, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सूक्ष्म वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। उन्हीं वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है जो सूक्ष्म होती है और जो डबल नेचर शो करती है। क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है वो श्रोडिंगर द्वारा दिया गया है। तो क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा दिया गया। परमाणु या आयन जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, उनके लिए तरंग समीकरण किस प्रकार से दे सकते हैं? तो मेंशन कर लेते हैं परमाणु या आयन जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, उनके लिए श्रोडिंगर समीकरण और श्रोडिंगर समीकरण है एच साई इक्वल टू ई साई। यहाँ पर जो एच के ऊपर हमने ये ट्राइंगल जैसा शेप बनाया है, ये क्या है? हैमिल्टोनियन अब हम बात कर रहे हैं कि अपना जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है ये क्या है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु का वह मॉडल है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है।
यदि हम परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करें तो इससे जो मॉडल हमें प्राप्त होगा उसे हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल कहते हैं। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु का वह मॉडल है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण जब हम परमाणु पर लागू करेंगे तो इससे जो हमें मॉडल प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या कहता है, इसके अभिग्रहित क्या है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के निश्चित मान प्राप्त होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटित ऊर्जा। मेंशन कर लेते हैं। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। क्वांटित ऊर्जा का मतलब है ऊर्जा के निश्चित मान। सेकंड, इस मॉडल के अनुसार क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अनुमत हल हमें श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त होते हैं। इन जो क्वांटित ऊर्जा स्तर है इनके जो अनुमत हल हैं वो हमें कहां से प्राप्त होंगे, श्रोडिंगर तरंग समीकरण से। तो क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है उनके अनुमत हल श्रोडिंगर समीकरण से थर्ड, ये सिद्धांत क्या कहता है कि यह सिद्धांत परमाणु में किसी निश्चित पक्ष की अपेक्षा किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। यह सिद्धांत ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में गति करता है, बल्कि यह सिद्धांत ये बताता है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 90% है, 80% है या 0%, न्यूनतम है या अधिकतम। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात है जो जब हमने पिछला वीडियो पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसमें हमने फाइनल रिजल्ट ये निकाला कि हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है। हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी बिंदु पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, और इससे जो मॉडल बना उसी को हमने क्या कहा था, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। बस इसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इस मॉडल में या यह मॉडल ये बेटर
परमाणु में निश्चित पद की अपेक्षा किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है या नहीं होता। नंबर 4, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई को परमाणु कक्ष कहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन, ये जो मूल समीकरण है इसमें एस तो मैंने बता दिया हैमिल्टोनियन संकारक है, साई क्या है तरंग फलन और ई क्या है ऊर्जा। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्ष कहते हैं। नंबर 5, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात तरंग फलन यानी साई स्क्वायर का मान हमें नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम हो। नंबर 5 क्या है? किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके समानुपाती होती है? वो तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात तरंग फलन का स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर का मान नाभिक के चारों उस क्षेत्र को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम। ये अपने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल सिंपल सा है। पहला पॉइंट ये बताता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के निश्चित मान होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है। इन क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के जो वैल्यूएबल वैल्यूज हैं, अनुमत हल है, वो हमें श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त होते हैं। थर्ड ये बताता है कि यह मॉडल परमाणु में किसी निश्चित पथ की अपेक्षा किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। ये नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पथ में गति कर रहा है जैसा बोर्ड ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अगर अधिकतम है तो उसको हम बोलते हैं कक्षक और न्यूनतम उसको हम बोलते हैं नोडल। अभी हम बात करेंगे इसकी। फिर ये कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई को क्या बोलते हैं? परमाणु कक्षक। किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात साई स्क्वायर का मान नाभिक के चारों ओर हमें उस एरिया को बताता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है।
ये हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की बात की। अब हम जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसकी बात कर रहे हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ऊपर जो हमें पढ़ा है ये मूल समीकरण है क्वांटम यांत्रिकी का जो श्रोडिंगर ने दिया था। अब क्योंकि अलग से मेंशन है तो इसको हम डिटेल से यहाँ ले रहे हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या होता है? ये होता है लाप्लासियन स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एन अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू जी। हम यहाँ पर कौन क्या है उसकी बात कर रहे हैं, फिर हम रिजल्ट पढ़ाएंगे। यहाँ पर ये जो उल्टा डेल्टा जैसा है ये क्या है? लाप्लासियन संकायक। सही किया, ये तो हमने पहले कंसीडर किया है। बोर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। चल जाएगा। फिर ये जो एम है मास है, एच क्या है? एक स्थिरांक है जैसा कि हमें पता है। ई क्या है? कुल ऊर्जा। वी क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। अब जो साई स्क्वायर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। ये हमने लास्ट पॉइंट मेंशन कर रखा है। यदि साई स्क्वायर मैक्सिमम है तो वहां पर जिस बिंदु पर साई स्क्वायर मैक्सिमम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी? जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कक्षा। दूसरा ये हो सकता है कि मान लो साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता जो, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है उसको हम बोलेंगे नोडल तल या नोडल सतह। तो ये हमने बात की श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। ये आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और तो रिटर्न तो आता नहीं है। और आरपीएससी का मन बन जाए तो ये चार ऑप्शन में दे दे, कुछ उड़ा दे, कुछ नया कर दे, प्लस माइनस कर दे, पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, या बराबर को साइड भेज दे, प्लस माइनस कर दे। ये भी हो सकता है ना, साई स्क्वायर सॉरी डेल्टा स्क्वायर साई उसकी तरफ जाएगा तो माइनस 8 का स्क्वायर एम टी माइनस वी साई। तो ऐसे आपको ये समीकरण याद रखना है, क्या पता यहाँ से आरपीएससी पूछ ले। मुख्य ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आरपीएससी आपको बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते कि आप नेट लेवल तक की प्रिपरेशन करो, आपने पीएचडी कर रखी है, आप केमिस्ट्री में महारथी हो, आपको बहुत ज्यादा डीप में प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आरपीएससी बेसिक लेवल पे पूछती है। अब बेसिक लेवल कोई कहेगा इतना इजी तो कोई निकाल लेगा, हाँ कोई निकाल सकता है। मैं ये हमेशा कहता हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि सर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड निकालने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें या हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ें? तो अभी सिलेबस में राजस्थान के सिलेबस में एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है। यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जो आरपीएससी करवा रही है, बेसिकली
फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, यदि आपको 11th और 12th की, अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, यदि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक अच्छे से याद है लाइन बाय लाइन, तो आपके फर्स्ट ग्रेड बनने के चांसेस 80% हो जाते हैं। अब कोई कहेगा ये तो संभव नहीं है, संभव है। आप आरबीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के देखो, आप जो भी पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखोगे तो कई क्वेश्चन हूबहू एनसीईआरटी बुक से आए हुए हैं। अब आप बहुत ज्यादा डीपली प्रिपरेशन करते हैं और फिर अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ना भूल जाते हैं तो लाइनें उठ के आती है। जो एग्जाम मैंने दिया था उसमें कई मेरे साथ वाले जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो मैंने उनको बताया कि एनसीईआरटी बुक्स है, लाइन से उठे हुए हैं, कई क्वेश्चन है। एक क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे कई क्वेश्चन है हर एक पेपर में जो एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं। 2024 का पेपर हुआ था जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है सेकंड ग्रेड का, उसका सॉल्यूशन आप देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से उठाए हुए हैं। मूलानुपाती सूत्र का क्वेश्चन एनसीईआरटी की 11th की जो बुक है उसमें जो अंदर के क्वेश्चन है उससे सीधा उठा के पूछा है, मतलब आंकड़े भी चेंज नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तो आंकड़े भी चेंज नहीं, वो वही डिजिट दे रखी है। तो यदि आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं जिससे आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्रैक करने के चांसेस 100% हो जाए, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक तो पढ़नी पड़ेगी। फिर आप ये ध्यान रखो कि जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।